नमस्कार प्यारे बच्चों, राजहंस पाठशाला में मैं शेफाली शर्मा एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा सत्र अब ख़त्म होने की तरफ चल रहा है। आप लोग इन दिनों ज़ोर शोर से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे, परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और द्वितीय सत्र के परीक्षा प्रश्न पत्रों के लिए पूरी तरह से मेहनत कर रहे होंगे। मैं आपके लिए द्वितीय सत्र में आने वाले प्रश्न पत्र को लेकर आई हूँ, जो आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र या सैंपल पेपर कहलाता है। वर्ष 2021-22 के लिए यह प्रश्न पत्र हम इस खंड में डिस्कस करेंगे। तो आप कुछ चीज़ें ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगी। आपका हिंदी ए का कोड है 002। आपका प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा। पूर्णांक होंगे 40 यानी मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे। सामान्य निर्देश क्या क्या हैं देखिए। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, क और ख। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं यानी कंपलसरी हैं। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए, यानी सारे क्वेश्चंस के जो सब क्वेश्चंस होते हैं उनको नंबर वाइज लिखिए। लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान दीजिए। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरा आपका आंसर शीट होने से आपके मार्क्स पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। खंड क में कुल 3 प्रश्न हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उप प्रश्न यानी सब क्वेश्चंस के उत्तर दीजिए, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी हों उनका ध्यान देते हुए। खंड ख में कुल 4 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए हुए हैं, यानी आपको चॉइसेस दे रखी हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए चारों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको विकल्प दिए जाएंगे, आपको 4 प्रश्न करने होंगे कुल मिलाकर। वो आपको विकल्प देखकर डिसाइड करके कि आपके लिए कौन सा आंसर ठीक है, किसको देने में आप ज़्यादा सुविधा अनुभव कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को कीजिए। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन देखिए कि ये खंड क है। खंड क किससे जुड़ा हुआ है? पाठ्य पुस्तक व पूरक पाठ्य पुस्तक से। पाठ्य पुस्तक आपकी क्षितिज है, पूरक यानी सप्लीमेंट्री रीडर आपकी है कृतिका। यानी कि इस खंड में, खंड क में पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ऐसे आपके कितने क्वेश्चंस होंगे? 4 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस प्रकार ये जो आपका भाग है यानी प्रश्न 1 जो है वो 8 मार्क्स का होगा। और आप जैसा देख रहे हैं, फादर कामिल बुल्के वाला जो पार्ट है वो आपके गद्य खंड से लिया गया है, यानी कि आपका पहला प्रश्न गद्य खंड पर आधारित है। पहला प्रश्न लेते हैं। फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। लेखक के इस कथन के आधार पर सिद्ध कीजिए कि फादर का जीवन परंपरागत सन्यासियों से किस प्रकार अलग था। परंपरागत का मतलब है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशन जिस रूप में सन्यासी का एक रूप देखती है, या सन्यासी परंपरागत रूप से ट्रेडिशन के हिसाब से जैसे रहते हैं, उससे फादर कामिल बुल्के कैसे अलग थे। इसका उत्तर देखते हैं। परंपरागत स्वरूप में सन्यासी संसार के मोह को त्याग कर सामान्यतः समाज से पलायन कर जाते हैं। क्या मतलब है? जो ट्रेडिशन है उस हिसाब से सन्यासी ऐसे होते हैं कि संसार के मोह को छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, और ज़्यादातर सामान्यतः यानी कॉमनली हम ये चीज़ देखते हैं, जनरली हम एक चीज़ देखते हैं कि वो समाज से पलायन कर जाते हैं। पलायन का मतलब मुंह मोड़ लेते हैं, समाज से, सोसाइटी से दूर हो जाते हैं। किंतु फादर कामिल बुल्के ने इस प्रवृत्ति से अलग, यानी ये जो आदत होती है या ये स्वभाव होता है, उससे अलग हटकर एक नई परंपरा की स्थापना की, एक नई ट्रेडिशन बनाई। वे कॉलेज में हिंदी भाषा के अध्ययन एवं अध्यापन के साथ साथ अपने प्रियजनों के प्रति अत्यंत स्नेह एवं अपनत्व भी रखते थे। वो हिंदी को पढ़ते थे, पढ़ाते थे, और उनके जो अपने लोग थे उनके प्रति उनके मन में स्नेह का भाव था, अपनत्व यानी अपनापन था। मित्रजनों के घर समय समय पर आना जाना, उनके घर के मांगलिक अवसरों, शुभ अवसरों पर भाग लेना, और संकट के समय सहानुभूति रख उन्हें धैर्य बंधाना ही ऐसे कार्य। हम देखते हैं कि लेखक के बेटे और उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी तो सहानुभूति देने वही आए थे, जो यह सिद्ध करते हैं कि वे संकल्प से सन्यासी होकर भी मन से सन्यासी नहीं थे। तो हमारी ये बात पुष्ट होती है जो इस प्रश्न में पूछी गई है। अगला प्रश्न लेते हैं। फादर की उपस्थिति लेखक को देवदार के छाया के समान क्यों लगती है? पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। देवदार का वृक्ष होता है, उसकी छाया जैसा लेखक को
फादर के साथ रहना क्यों लगा? इसके लिए देखते हैं क्या जवाब है। फादर कामिल बुल्के की उपस्थिति देवदारू वृक्ष की छाया जैसी शीतल और सुखदायक लगती थी। लेखक ने उनके लिए ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे मानवीय गुणों से परिपूर्ण व्यक्तित्व वाले थे। उनकी पर्सनालिटी कैसी थी? उन्हें मनुष्य मात्र के लिए जो महान गुण होने चाहिए वो सब गुण उनके अंदर नजर आते थे। उनके मन में सबके लिए कल्याण की कामना थी, सबके लिए भला चाहते थे। वे परम हितैषी के समान लोगों को अपने आशीर्वचनों से सराबोर करते थे। परम हितैषी जो सबसे ज़्यादा भला चाहने वाला व्यक्ति है उसके समान आशीर्वाद देते थे, भर देते थे आशीर्वादों से। सभी को उनकी नीली आंखों में भरपूर वात्सल्य से भरा अपनापन तैरता नजर आता था। वात्सल्य का मतलब होता है बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह। तो उनकी आंखों में ऐसा प्रेम दिखाई देता था और उन आंखों में हमेशा प्रेम तैरता नजर आता था। उपर्युक्त कारणों से ही लेखक को फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी लगती थी। ऐसा लगता था जैसे हम किसी महान बड़े पेड़ के नीचे खड़े हैं। ये देवदारू का वृक्ष जो होता है हिमालय के पवित्र स्थलों पर या हिमालय की ऊंची चोटियों पर है, इसलिए जो लेखक हैं उन्होंने फादर कामिल बुल्के से इसकी जो सिमिलैरिटी इन दोनों में देखी है वो इस आधार पर देखी है कि फादर कामिल बुल्के का जो व्यक्तित्व और चरित्र था वो भी देवदारू वृक्ष की तरह पवित्र था और बहुत विराट व्यक्तित्व था, बहुत लंबा चौड़ा व्यक्तित्व था, जिसके नीचे ऐसा लगता था जैसे हम किसी वृक्ष की छाया के नीचे खड़े हैं। आपका ग प्रश्न है, क्या सनक सकारात्मक भी हो सकती है? सकारात्मक यानी पॉजिटिव। सकारात्मक सनक की जीवन में क्या भूमिका हो सकती है? सटीक उदाहरणों द्वारा अपने विचार प्रकट कीजिए। आइए देखते हैं इसका क्या जवाब है। सनक का अर्थ है धुन का पक्का होना। यूं तो यह प्रायः नकारात्मक अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जनरली इसको नेगेटिव अर्थ में लेते हैं हम, लेकिन सकारात्मक अर्थ में लेने पर लगन, मेहनत तथा ईमानदारी से काम करने की सनक भी हो सकती है। यानी कि पॉजिटिव अर्थ में लें अगर तो लगन से, मेहनत से और ईमानदारी से काम करने को भी हम सनक कह सकते हैं। सकारात्मक सनक के अंतर्गत हम वैज्ञानिकों, महापुरुषों तथा समाज सेवियों के उदाहरण ले सकते हैं। वैज्ञानिक, महापुरुष और समाज की सेवा करने वाले लोग सकारात्मक सनक के उदाहरण हैं। आज़ादी के मत वाले क्रांतिकारी, सामाजिक बुराइयों को समूल नष्ट करने की ठानने वाले समाज सुधारक, पहाड़ काटकर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी जैसे सकारात्मक सनक वाले व्यक्तियों के उदाहरण भी इन्हीं में आते हैं। हमारे ये देश को आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ काटा था, उसकी सनक उनको सवार हो गई थी, उन्होंने पहाड़ से रास्ता निकाला था। ये सब ऐसे ही उदाहरण है। ऐसी सनक रखने वाले व्यक्ति समाज में क्रांतिकारी और अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। आप चाहें तो इसमें और भी कोई उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं इनके अतिरिक्त भी आप उदाहरण दे सकते हैं। घ प्रश्न है, लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित सिद्ध कीजिए। यानी आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ लॉजिक्स ऐसे देने होंगे जिससे साबित हो कि लखनवी अंदाज शीर्षक ठीक है। इसका उत्तर देखते हैं। विषय वस्तु से शीर्षक के पूरी तरह मेल खाने पर ही किसी शीर्षक की सार्थकता सिद्ध होती है। यानी कि जो भी कंटेंट होता है, किसी कहानी का हो, चाहे किसी उपन्यास का हो, चाहे किसी लेख का हो, जब तक शीर्षक उसके कंटेंट से जुड़ा हुआ नहीं होता तब तक वो मीनिंगफुल नहीं माना जाता। लखनवी अंदाज शीर्षक भी कथानक से पूर्णतः संबद्ध है, यानी पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। लखनवी नवाब अपनी झूठी शान, दिखावा, सनक और नज़ाकत आदि के लिए मशहूर रहे हैं। ये हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्धि रही है। लखनवी नवाबों का एक अलग ही अंदाज था, शान व शौकत, दिखावा और सनक के साथ, बड़े नज़ाकत के साथ, बड़ी कोमलता के साथ वो रहते थे। लेखक को दिखाने के लिए नवाब साहब ने खीरे की फांकें सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दी और बिना कुछ खाए पेट भर जाने का संकेत करते हुए डकार भी लिया। ये आप स्टोरी में पढ़ चुके हैं। इस घटना का उल्लेख करते हुए लेखक ने बड़ी खूबसूरती से लखनवी अंदाज को समझाया है। यानी लखनवी नवाबों का क्या अंदाज, क्या रहने सहने का तरीका है, क्या स्टाइल है अमीरी दिखाने का, ये सब बड़े अच्छे अंदाज से
लेखक ने प्रस्तुत किया है। साथ ही उन्होंने बिना घटना, पात्र और विचारों के कहानी लिखने वाले नए कहानीकारों पर भी कटाक्ष किया है। एक सेटायर है, एक व्यंग्य है, किन पर? नए कहानीकारों पर, जो ये कहते हैं कि हम बिना घटना के, बिना पात्र के, यानी बिना कैरेक्टर के और बिना किसी आइडिया के, बिना किसी विचार के कहानी लिख सकते हैं, उन पर भी यहाँ पर लेखक ने कटाक्ष किया है। अतः यह शीर्षक अत्यंत सार्थक सिद्ध होता है, बिल्कुल ठीक सिद्ध होता है। यहाँ पर आपकी गद्य खंड पर आधारित 4 प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम आगे लेते हैं काव्य खंड पर आधारित अगला प्रश्न। अब आता है हमारा प्रश्न 2। ये प्रश्न जो हैं आपके, ये काव्यांश से जुड़े हुए हैं। तो प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। यानी आपके पास में चॉइस है, उनमें से कोई 3 प्रश्न आपको करने हैं। हर प्रश्न 2 नंबर का है और 2 × 3 इसका मतलब है 6 अंकों के ये प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, उत्साह कविता के शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। उत्साह कविता आपने निराला जी की पढ़ी है, उसके शीर्षक की सार्थकता आपको सिद्ध करनी है। यहाँ पर उत्तर देखिए। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत का मतलब होता है जिसमें किसी को पुकारा जाता है, जैसे कि यहाँ पर कवि ने बादल को पुकारा है। यह कविता समाज में क्रांति और उत्साह की भावना का संचार करने के उद्देश्य से लिखी गई। ये जो कविता थी, आप जानते हैं कि जब देश हमारा आज़ादी की दिशा में चल रहा था, अंग्रेज़ी शासन से हमें मुक्ति पानी थी, तो ऐसी कविता ने लोगों में क्रांति और उत्साह की भावना पैदा की और अंग्रेज़ों से और उनके अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए आह्वान गीत है। बादल की गर्जना व क्रांति के माध्यम से लोगों के जीवन में उत्साह का संचार, प्रकृति में नवजीवन का समावेश और क्रांति चेतना का शंखनाद आदि शीर्षक की सार्थकता के आधार हैं। शीर्षक की सार्थकता के क्या आधार हैं? किन बेसिस पर हम कह सकते हैं सार्थक है? इसके कई कारण हैं। पहली बात है कि बादल की गर्जना, उसका जो गरजने की आवाज़ है वो, और उसकी क्रांति, यानी क्रांति है उसकी सूर्य के खिलाफ बोलने की हिम्मत, उसके माध्यम से लोगों के जीवन में एक नए उत्साह को पैदा करने की कोशिश की है कवि ने। फिर प्रकृति में नया जीवन आ जाए, जैसे वर्षा के बाद में सब में नए जीवन का संचार होता है। इसी तरह से क्रांति चेतना का शंखनाद, शंखनाद का मतलब शुरुआत, जैसे युद्ध शुरू होता था तो शंख बजता था, इसी तरह से जीवन में परिवर्तन लाना, पुराने जो परिपाटी है, पुरानी परंपरा है जिसमें अत्याचार ही अत्याचार सब तरफ दिखाई देता, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का, उसके खिलाफ क्रांति करने का शंखनाद इस कविता में सुनाई पड़ता है। निराला जी ने समाज के हर वर्ग में शक्तिशालियों द्वारा हो रहे अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले क्रांतिवीरों में उत्साह भरने के लिए बादल को प्रतीक बनाते हुए आह्वान किया है। निराला जी ने क्या किया है? समाज का जितना भी शक्तिशाली वर्ग है उसके अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का जो कार्य क्रांतिवीर करते हैं, क्रांतिकारी करते हैं, उनका प्रतीक बनाए हैं बादल को, इसलिए ये एक आह्वान गीत है। अगला प्रश्न, इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है? आप सब जानते हैं निराला जी की दूसरी कविता है अट नहीं रही, उसी के अंदर फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हुआ है। उसे अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब आपको उस कविता के आधार पर वसंत का वर्णन करना है। उत्तर देखिए। निरालाकृत अट नहीं रही है कविता में फागुन मास यानी फागुन के महीने के अप्रतिम सौंदर्य यानी अद्भुत सौंदर्य, जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, ऐसे सौंदर्य की कलात्मक अभिव्यक्ति हुई है। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति हुई है, सुंदर प्रेजेंटेशन हुआ है। फागुन की सर्वत्र व्यापक आभा एवं सुंदरता इतनी अधिक है, इतना सौंदर्य है फागुन के महीने का, स्प्रिंग सीजन का, कि वह प्रकृति में समा नहीं रही। प्रकृति के अंदर उसका सौंदर्य समा नहीं रहा, बाहर छलके जा रहा है। वसंत के आगमन से, आगमन यानी आने से, सृष्टि के हर प्राणी में अनोखा उल्लास छाया है, खुशी दिखाई दे रही है हर प्राणी में। फागुन के रंग में रंगे फूल और पत्ते ऋतुराज वसंत का श्रृंगार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जितने भी नए नए फूल और पत्ते आए हैं वो वसंत राजा के, जो ऋतुओं का राजा है, उसका श्रृंगार कर रहे हैं। सुगंधित वायु से सारा वातावरण महक रहा है, फूलों की खुशबू चारों तरफ है, इसलिए वातावरण सुगंधित है। हर घर द्वार की शोभा ही निराली है। घर घर में
वसंत का सौंदर्य देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में कोरी भावुकता न होकर जीवन में संचित किए अनुभवों की अनिवार्य सीख है? आप जानते हैं कि यह कविता है कन्यादान, जिसमें माँ केवल भावुक न होकर अपने जीवन के अनुभवों की सीख अपनी बेटी को दे रही है। कविता के नाम के साथ कथन की पुष्टि के लिए उपयुक्त तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित ऋतुराजकृत कन्यादान कविता अपनी बेटी की विदाई के समय केवल माँ की भावुकता का प्रदर्शन नहीं, यानी केवल माँ की सेंटिमेंटल होने का प्रदर्शन नहीं है। ये नहीं कि माँ सेंटिमेंटल होकर कुछ कह रही है, वह तो माँ के जीवन के संचित अनुभवों पर आधारित बेटी को दिया जाने वाला एक व्यावहारिक उपदेश है। संचित अनुभव का मतलब है उसके पास में एक्सपीरियंसेस का जो कलेक्शन हो गया है, उसका एक व्यावहारिक उपदेश है। व्यावहारिक का मतलब क्या होता है? जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे काम आता है, उससे जुड़ा उसका उपदेश है। यूँ तो हर माँ कन्यादान करती है, लेकिन इस कविता में कन्यादान के पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल और आधुनिक यानी आजकल का कंटेम्परेरी दोनों ही अर्थों का समावेश हुआ है। यानी कुछ ट्रेडिशन है, कुछ आज के ज़माने के हिसाब से मिला जुला उन्होंने उपदेश दिया है। माँ अपनी बेटी को जीवन के यथार्थ से, उसके रियलिटी से जुड़े उपदेश देते हुए कहती है कि तुम कभी अपने सौंदर्य और वस्त्राभूषणों पर मत रीझना। तुम ये मत सोचना मैं बहुत सुंदर हूँ, तुम ये मत सोचना मेरे पास में वस्त्रों और आभूषणों का भंडार है। मानसिक रूप से दृढ़ बनना, मन से तुम्हें मजबूत होना है और अपने स्वाभाविक गुणों को सहेज कर रखना। जो आपके नारी सुलभ गुण हैं उनको संभाल के रखना, लेकिन उन्हें अपनी दुर्बलता मत बनने देना, इसको अपनी कमजोरी मत बनने देना। हमारा अगला प्रश्न है, इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता की अंतिम पंक्तियां आपको प्रभावित करती हैं और क्यों? तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि इस सत्र में आपने 3 कविताएं पढ़ी हैं और इनमें से किन्हीं की भी पंक्तियां ऐसी हो सकती हैं जो आपको प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शायद सबसे प्रभावशाली अंतिम पंक्तियां हैं कन्यादान कविता की। तो उसी के आधार पे मैंने ये उत्तर आपके लिए लिखा है। देखें, कन्यादान कविता की अंतिम पंक्तियां मुझे सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। पंक्तियां क्या हैं? माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कविता की इन अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कवि ऋतुराज ने एक माँ की पीड़ा और उसके अनुभव को व्यक्त किया है। माँ जानती है कि स्त्री को प्रकृति ने अद्भुत गुण दिए हैं, लेकिन समाज में उन कोमल गुणों को सम्मान नहीं मिलता। यही कारण है कि वह चाहती है कि उसकी बेटी के स्वाभाविक गुण उसके हृदय और व्यक्तित्व में हमेशा समाये रहें, लेकिन बाहर से वह समाज के अन्यायों का सामना करने के लिए पूरी तरह दृढ़ बने। तो ये कविता जो है, इसमें जो विरोधाभास दिखाई दे रहा है इन पंक्तियों के अंदर, उसी के अंदर इसका सबसे बड़ा सौंदर्य है और अर्थ की गंभीरता है। तीसरा प्रश्न लेते हैं। आप जैसा कि शुरू के निर्देशों में देख चुके थे, तीसरा प्रश्न है कृतिका से जुड़ा हुआ। तो हम प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में आप लिखिए। ये आप देख रहे हैं कि 2 प्रश्न हैं, लेकिन 3 अंकों के हैं। इसका मतलब यह जो आपका प्रश्न 3 है, यह 6 अंकों का होने वाला है। एक एक प्रश्न 3 अंकों का होगा। पहला प्रश्न लेते हैं। माता का अंचल पाठ में वर्णित बचपन और आज के बचपन में क्या अंतर है? क्या इस अंतर का प्रभाव दोनों बचपनों के जीवन मूल्यों पर पड़ा है? तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। यानी उस जमाने का बचपन जिसका वर्णन इस पाठ में हुआ है और आज आपका जो बचपन या जिसे आप आंखों से देख रहे हैं, उनमें क्या अंतर है, विस्तृत रूप से आपको समझाना है। तो इसका उत्तर पढ़ते हैं। माता का अंचल पाठ में वर्णित बचपन से आज का बचपन बहुत अलग हो चुका है। आज खेल खिलौनों व खेलने के स्थानों में बहुत अंतर आ चुका है। पहले खेत खलिहानों व खुले स्थानों में खेलने की सुविधा थी, किंतु आज बच्चे घर या अपने कमरे के दायरे में ही खेलने को मजबूर हो गए हैं। पहले बचपन को संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली का प्रेम व समय मिलता था, लेकिन अब एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली में कामकाजी माँ बाप के कामकाज पर जाने के बाद बच्चों को एकाकीपन यानी अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। पहले बड़ों से अच्छे संस्कार मिलते थे, दादा दादी इत्यादि के साथ रहते थे बच्चे, लेकिन अब माता पिता की व्यस्तता, उनका बिजी होना और उनकी उपेक्षा, उनके इग्नोर करने के कारण बच्चों के संस्कारों में गिरावट आती जा रही है।
अगला प्रश्न लेते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में निहित व्यंग्य को स्पष्ट करते हुए उसका सटायर देखना है आपको। बताइए कि मानसिक पराधीनता, मन से गुलामी से मुक्ति पाना क्यों आवश्यक है, क्यों हमें इससे मुक्ति पानी चाहिए। इसका उत्तर देखते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक एक ऐसा व्यंग्य प्रधान पाठ है, ऐसा सटायर से जुड़ा हुआ या उससे भरा हुआ पाठ है जिसमें स्वतंत्र भारत के लोगों की अंग्रेज़ों के प्रति दासता और मानसिक पराधीनता को दर्शाया गया है। आज भी हम अंग्रेज़ों के दास हैं, मन से उनके गुलाम हैं, इसको दिखाया गया है। देश का सारा सरकारी तंत्र नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, इस पर भी सटायर है इस पाठ में। अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी अंग्रेजियत की नाक ऊंची करने के लिए हम भारतीय अपनी इज्जत दांव पर लगा सकते हैं, हम अपनी नाक कटा सकते हैं जॉर्ज पंचम की नाक बढ़ाने के लिए या ऊंची करने के लिए। जॉर्ज पंचम अंग्रेजियत के प्रतीक हैं। यह व्यंग्य रचना हमें यह संदेश देती है कि स्वतंत्र भारत देश के सच्चे विकास व आम जनता के सच्चे सम्मान की रक्षा के लिए इस मानसिक पराधीनता से मुक्ति पाना परम आवश्यक है। इससे मुक्ति क्यों पाना चाहिए हमें? क्योंकि इससे जब तक हम मुक्त नहीं होंगे हमारा सच्चा विकास नहीं होगा, हमारे सम्मान की रक्षा नहीं होगी। अगला प्रश्न लेते हैं। नदी, फूलों, वादियों और झरनों के स्वर्गिक सौंदर्य के बीच किन दृश्यों ने लेखिका के हृदय को झकझोर दिया? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। आपने पाठ पढ़ा है और हमने देखा है कि कुछ दृश्यों से लेखिका बहुत अधिक द्रवित हुई थी, बहुत अधिक प्रभावित हुई थी। उत्तर देखते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका ने सिक्किम के स्वर्गीय सौंदर्य के बीच जब आजीविका कमाने यानी रोज़ जो पैसा कमाना है, अपनी जो मेहनत के बदले में पैसा लेना है, उसके लिए स्थानीय महिलाओं को सड़क बनाने का अत्यंत कठिन और जानलेवा कार्य करते देखा तो वे बहुत विचलित हो गई, बहुत बेचैन हो गई। ये स्त्रियां अपनी पीठ पर बच्चों को लाद कर लाती हैं। उस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भूख, दैन्य यानी दीनता, जीवित रहने के लिए लड़ी जाने वाली जीवन की इस जंग को देखकर उन्हें हृदय को झकझोर देने वाली अनुभूति हुई। उन्हें ऐसी फीलिंग हुई जैसे उनका दिल किसी ने झकझोर दिया हो। उन्हें लगा कि इतने कठोर परिश्रम के बाद भी समाज इन्हें कितना कम लौटाता है। हमारी जो सोसाइटी है इन लोगों की मेहनत के बदले में कितना कम देती है इन्हें, और ये गरीब वर्ग हमें बदले में कितना कुछ देता है। मेहनत के कारण या मेहनत कर करके हमें कितना ज़्यादा लौटाते हैं ऐसे गरीब लोग। यहाँ पर आपका खंड क समाप्त होता है और खंड ख शुरू होता है, जिसे आपका रचनात्मक लेखन खंड कहा जाएगा। इसमें आपको क्रिएटिव राइटिंग करनी है और यहाँ से आपका प्रश्न 4 शुरू होगा। ये खंड 20 अंक का है और पिछला खंड भी आपका 20 अंक का था। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। आपको यहाँ पर 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे, संकेत बिंदु साथ में होंगे और आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। 150 शब्दों में इनको लिखना है। थोड़े बहुत 2, 3, 4 शब्द कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। ये 5 अंक का प्रश्न है आपका और 3 दिए हुए विषयों में से आपको किसी एक का चयन करना है। आपका पहला विषय है कोरोना काल और ऑनलाइन पढ़ाई। विषय ऐसा है जिसे आपने शायद सबसे अधिक अनुभव किया है और आप बड़ी आसानी से इस पर लिख सकते हैं। संकेत बिंदु जो होते हैं वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनकी मदद से आप अनुच्छेद लिख सकते हैं, यानी ये पॉइंट्स आपकी मदद करते हैं अनुच्छेद की रचना करने में, उसे बनाने में। सबसे पहले भूमिका है, विषय की शुरुआत, लॉकडाउन की घोषणा हुई, ऑनलाइन कक्षाओं का आरंभ हुआ, इसके लाभ क्या हुए, ऑफलाइन कक्षाओं से तुलना हो गई यानी उससे कंपैरिजन करना, तकनीकी से जुड़ी बाधाएं, कौन कौन सी परेशानियां आई और निष्कर्ष। आखिर में आप इसका क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या आप इसका सार निकालते हैं, ये हमें देखना है इस अनुच्छेद के माध्यम से। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद कैसा लिखना चाहिए। शिक्षा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने अनेक माध्यमों की सृष्टि की है। बहुत सारे मीडियम्स हैं जिनके माध्यम से हम पढ़ाई करते हैं। आधुनिक युग में ऑनलाइन या आभासी माध्यम, ये शब्द ध्यान रखिए, ऑनलाइन के लिए आभासी माध्यम का प्रयोग होता है। इनमें से सर्वाधिक
प्रचलित माध्यम है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। कोरोना काल में तो इसकी प्रासंगिकता, इसकी रेलेवेंस और भी बढ़ गई। इस विकट समय में जब सभी शिक्षा संस्थान बंद पड़े थे, बच्चे अपने मोबाइल से, कंप्यूटर के सहारे कहीं भी बैठकर ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करते रहे। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से। सही कहें तो इस काल में शिक्षा प्राप्त करने का यही एकमात्र सहारा सिद्ध हुआ, जिससे शिक्षा का क्रम बिना रुके अनवरत रूप से चलता रहा। अनवरत का मतलब लगातार चलता रहा। इंटरनेट के सहारे ऑनलाइन परीक्षा भी दी जाती रही। इस माध्यम से समय के साथ आर्थिक बचत भी संभव हुई। पैसा बहुत बचा, जाने का, आने का, स्कूल चलाने का, बहुत तरह के खर्चे कम हुए। 24 मार्च 2019 को कोविड-19 की रोकथाम के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया। ये आपको ध्यान होगा, कोविड-19 इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये वर्ष 2019 में आया था, तो याद रखने के लिए एक अच्छी चीज़ है। राज्य सरकारों ने स्कूली शिक्षा के लिए ऑनलाइन शिक्षण माध्यम आरंभ किया। यद्यपि बहुत देशों में यह शिक्षा पद्धति कई दशकों से चल रही है, दशक यानी कई डिकेड से चल रही है कई देशों में, लेकिन भारत में आमने सामने की पारंपरिक पढ़ाई का अचानक ऑनलाइन माध्यम में स्थानांतरण होने पर शिक्षा का स्वरूप जैसे पूरी तरह बदल गया। आप सब जानते हैं कि हमारी ट्रेडिशनल पढ़ाई का तरीका क्या है, टीचर और स्टूडेंट्स आमने सामने होते हैं, इसलिए अचानक ये जो बदलाव आया उससे इस माध्यमिक स्थानांतरण दिखाई दिया, यानी शिक्षा का जो स्थान है वो बदल गया। इसे ऑनलाइन शिक्षा को आपातकालीन रिपोर्ट टीचिंग कहा गया। ये जो ऑनलाइन टीचिंग थी उसको क्या कहा गया, आपातकाल में, इमरजेंसी में की जाने वाली रिपोर्ट टीचिंग थी। इस शिक्षण पद्धति से अनेक लाभ भी हुए, जैसे जाने अनजाने समय की बचत हुई, घर बैठे स्कूल हमें मिल गया, निरंतर अध्यापक से संवाद यानी बातचीत के माध्यम से शिक्षण में रोचकता आदि, ये कई सारे हमें लाभ दिखाई दिए। साथ ही कई हानियां भी हुई। स्कूल का वातावरण घर में न मिलने से बच्चे घंटों मोबाइल और कंप्यूटर के संपर्क में आए। इसके कई दुष्परिणाम भी देखने को मिले। हमने देखा ज़्यादातर बच्चों का स्वास्थ्य खराब हुआ या फिर उनमें बहुत ज़्यादा आलस्य आ गया, उनकी आंखों पर बुरा असर हुआ। साथ ही साथ निष्क्रियता यानी काम न करना, आलस्य, अकर्मण्यता यानी कर्म न करना का पूरा असर उन पर दिखाई देने लगा था। हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षण ने इस महामारी के दौरान हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था बिना रुके चलने में बहुत सहयोग दिया, ये विशेष बात है। किंतु पारंपरिक शिक्षा की कमी हम सबको खली। भविष्य में हम इन दोनों पद्धतियों के मिश्रण से एक नई शिक्षा पद्धति अपना सकते हैं। ये बुरे समय में हमारे सामने जो अचानक एक परेशानी आई उसका हमने सामना तो अच्छे से किया, लेकिन भविष्य में हमारी जो पढ़ाई होगी उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा लिखना चाहिए कि हम दोनों पद्धतियों के तालमेल से एक नई शिक्षा पद्धति अपना सकते हैं। तो आपने ये एक अनुच्छेद देखा, किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। अगला अनुच्छेद है मानव और प्राकृतिक आपदाएं। मनुष्य और उसके ऊपर जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, प्रकृति के कारण जो परेशानी आती हैं, उन पर आधारित आपको अनुच्छेद दिखना है। संकेत बिंदु हैं, भूमिका लिखनी है। सबसे पहले प्रकृति और मानव का नाता क्या है। मानव द्वारा बिना सोचे विचारे प्रकृति का दोहन, दोहन का मतलब है उसका अनावश्यक लाभ उठाना, उसका ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करना। कारण एवं प्रभाव, क्या कारण है इन आपदाओं के, इनका असर क्या हो रहा है। प्रकृति के रौद्र रूप के लिए दोषी कौन, रौद्र रूप यानी जो विकराल रूप है जो हमें इन आपदाओं में इसका दिखाई देता है। और निष्कर्ष यानी अंत में आप सार रूप में अपनी बात कहेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। प्रकृति देती हमको प्राण, मिलकर इसका करें सम्मान। इस तरह की कोई पंक्तियाँ राइमिंग वाली आप बना सकते हैं, और अगर आपको किसी कविता का अंश याद हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। जो आपदाएं प्रकृति से उत्पन्न हो वे प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। इनमें बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, अकाल, हिमस्खलन। हिमस्खलन का मतलब है जो ग्लेशियर्स अचानक गिर जाते हैं और उनकी वजह से तोड़फोड़ होती है या रास्ते जो टूट जाते हैं। भूस्खलन है धरती का स्खलन, यानी जैसे भूकंप वगैरह आता है। तूफान, आंधी, चक्रवात, ये सभी चक्रवात कहते हैं। तूफान जो समुद्री तूफान होते हैं ज़्यादातर। बादल फटना यानी अचानक बादल का कहीं बर्स्ट आउट हो जाना और उसके बाद में अचानक
ज़बरदस्त मात्रा में वृष्टि होना, बारिश होना, महामारी फैलना जैसे कोविड के समय हमने देखा आदि का समावेश होता है। इन सबको इंक्लूड किया जाता है इसमें। इन आपदाओं पर मनुष्य का कोई बस नहीं है, प्रायः इनके आने का पता नहीं चलता। यद्यपि विज्ञान इनकी जानकारी देने में मददगार साबित होता है, यद्यपि हमने विज्ञान से काफ़ी हद तक इन्हें पता चलाना शुरू कर दिया है, तथापि केवल एक हद तक ही यह संभव है। प्रायः सरकारें इन पर काबू पाने का प्रयत्न करती रहती हैं, लेकिन उनकी भी सीमाएं हैं, क्योंकि वे भी मनुष्यों की ही बनी हुई सरकारें हैं और ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनके बारे में कोई नहीं जान सकता। परिणाम स्वरूप यानी इसका रिजल्ट क्या है, संसार के किसी न किसी भाग में प्राकृतिक आपदाओं से जान माल की भारी हानि होती रहती है। हम वर्ष भर देखते हैं कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा विश्व के किसी न किसी भाग पर आती ही रहती है। असल में मनुष्य ही इन आपदाओं का मूल कारण है। अब हम मूल कारण की तरफ जाते हैं। कौन है, क्यों आ रही हैं प्रकृति के अंदर इतनी आपदाएं? इसका मूल कारण मनुष्य है। प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, धरती खोखली की जा रही है। जल, वायु, भूमि आदि प्रदूषणों के कारण वैश्विक ताप यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ये सभी कारण कुल मिलाकर प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। जो प्रकृति संतुलित रहती थी वो रह रह कर बिगड़ रहा है उसका संतुलन। ये सावधान होने का समय है। मनुष्य को प्रकृति का संरक्षण करके उसे अपना रक्षक बनाना चाहिए, भक्षक नहीं। भक्षक का मतलब खा लेने वाला। ऐसा ना हो कि प्रकृति ही हमारी भक्षक बन जाए, ज़्यादा अच्छा है वो हमारी रक्षक बनी रहे। तीसरा हम अनुच्छेद लेते हैं। तीसरा आपका विषय है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। संकेत बिंदु है इसका भूमिका, सड़क सुरक्षा से जुड़े कुछ प्रमुख नियम, सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी होने से होने वाली हानियां, इन्हें अपनाने के लाभ, निष्कर्ष। तो देखते हैं हमने क्या लिखा है अनुच्छेद में। अगर चाहते सबकी रक्षा, सीखो पहले सड़क सुरक्षा। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, अपने आप भी आप कुछ पंक्तियाँ रच सकते हैं और अगर आपको कोई कविता का अंश याद हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। सड़क सुरक्षा उपायों का प्रयोग, उनके द्वारा सड़क हादसों की रोकथाम और बचाव ही सड़क सुरक्षा कहलाती है। प्रायः आप देख रहे होंगे हर अनुच्छेद में हम थोड़ा सा किसी शब्द का पारिभाषिक स्वरूप स्पष्ट करते हैं। तो सड़क सुरक्षा में क्या क्या चीज़ आती है, सड़क सुरक्षा के जितने उपाय हैं उनका हम प्रयोग कैसे करें और इन हादसों की रोकथाम कैसे करें, कैसे इनसे बचाव करें, इन्हीं को हम सड़क सुरक्षा कहते हैं। लोगों द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी और वाहनों की भिड़ंत से होने वाले हादसों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। ये एक चिंताजनक विषय है। इस समस्या के अनेक कारण हैं, जैसे यातायात के नियमों की जानकारी न होना, सड़कों का खराब स्थिति, वाहन चालकों द्वारा सुरक्षा सावधानियां न बरतना, निरंतर बढ़ती भीड़, मैनहोल सीवर खुले होना, पशुओं का सड़क पर खुले घूमना, वाहन की गति नियंत्रण में न होना इत्यादि। ये कुछ यहाँ पर आपको उदाहरण दिए गए हैं किस चीज़ के, कि ये समस्या है क्यों, आखिर इसके क्या कारण है। तो ये सब हम अक्सर देखते रहते हैं सड़कों पर, कोई अनजानी चीज़ें नहीं हैं। आपने भी ये सारी परेशानियाँ देखी हैं सड़कों पर और इनके अतिरिक्त भी हैं, उनको भी आप इंक्लूड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इत्यादि शब्द से यही बताया गया है। इन सभी के कारण प्रतिवर्ष विश्व में लगभग 13 लाख लोग और भारत में 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं। एक छोटा सा एक डाटा है, अगर आपको ध्यान रहेगा तो आपको सुविधा रहेगी और इससे इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है अनुच्छेद दिखने में, अगर आप किसी चीज़ को फैक्ट्स के आधार पर पेश करते हैं। इस भीषण समस्या के लिए हमें कई सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे अब सावधानी की बात आ रही है, बाल्यकाल से ही बच्चों को सड़क सुरक्षा नियम बताने चाहिए, स्कूल से ही बताने चाहिए। वाहन चलाते या सड़क पर चलते हुए मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, जो हम अक्सर देखते हैं लोग करते हैं। वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, ये भी अक्सर लोग इसके लिए कोताही बरतते हैं। पैदल चलते समय फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए, सड़क पर बाईं तरफ चलना चाहिए, सिग्नल आदि का ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रकार का नशा करके और गलत दिशा में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए इत्यादि। ये सारी की सारी वो सावधानियां हैं जिनको करने से हम कई सारे सड़क हादसों को बचा सकते हैं। यदि हम सरकार द्वारा बनाए गए यातायात के नियमों का ध्यान रखें और सड़क पर सावधानी बरतें तो हम सड़क हादसों और उनसे होने वाली मौतों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसका निष्कर्ष दे दिया या इसका उपसंहार कर दिया, एंड कर दिया, अंतिम बात सार रूप में कहकर। अब आपका अगला प्रश्न आता है पत्र से जुड़ा हुआ। आपको बता दूं, पिछला प्रश्न अनुच्छेद से जुड़ा हुआ था जिसमें 3 विषय दिए गए, उनमें से किसी एक विषय को आपको करना है और एक अनुच्छेद
आपको 5 अंक का लिखने के लिए दिया जाएगा। शब्द सीमा आपको दी गई थी। अब हम चलते हैं पत्र की तरफ। आपका विषय है आपकी चचेरी दीदी कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हैं, किंतु आपके चाचा जी आगे की पढ़ाई न करवाकर उनकी शादी करवाना चाहते हैं। इस बारे में अपने चाचा जी को समझाते हुए लगभग 120 शब्दों में एक पत्र लिखिए। आप विषय पढ़ते ही समझ गए होंगे ये एक अनौपचारिक पत्र है। आपको चाचा जी को लिखना है। जब हम अपने अंतरंग संबंधियों को कोई पत्र लिखते हैं तो वो अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर होता है। आपको यहाँ पर इसके फॉर्मेट का ध्यान रखना है। आप ये जो लिख रहे हैं ये अपना पता लिख रहे हैं, प्रेषक का पता यानी पत्र लिखने वाले का या भेजने वाले का पता है। आप इसमें अगर आपके इस विषय में कोई पता नहीं दिया गया तो आप काल्पनिक एक जगह का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया 203 सरस्वती कॉलोनी, आनंद विहार, दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2022। अब सीधे हम अनौपचारिक पत्र में संबोधन पर आते, क्योंकि हमें यहाँ पर विषय नहीं लिखना होता। आदरणीय चाचा जी, सादर चरण स्पर्श। पिछले दिनों आपका पत्र मिला जिसमें आपने सीमा दीदी के विवाह की योजना के बारे में लिखा था। चाचा जी, आपको ज्ञात है कि दीदी की रुचि हमेशा से पढ़ने लिखने में रही है। वे इस समय अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं और विवाह भी नहीं करना चाहती। आज का समय ऐसा है जिसमें लड़के और लड़की का अंतर समाप्त हो चुका है। लड़कियां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। तो आपको इस पत्र के माध्यम से ये दिखाना है कि आप अपनी दीदी की पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं और आप चाचा जी को ये समझा रहे हैं कि आप उनकी शादी अभी मत करिए। आगे चलते हैं। हमारी संस्कृति भी कहती है जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। वैसे ही संस्कृत का श्लोक है। अगर आपको श्लोक याद नहीं है तो आप हिंदी में ये जैसे मैंने लिखा है वैसे आप अर्थ लिख सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अभी दीदी को आगे की पढ़ाई करने दें। देखिएगा दीदी एक दिन आपका नाम रोशन करेंगी। इसी विनम्र प्रार्थना के साथ चाची जी को प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत प्यार। आपका भतीजा संजय। अब ये यहाँ पर आपने नाम लिख दिया और नाम नहीं लिखे तो आप क ख ग भी लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में जब आप परीक्षा देंगे तो आपको अपना नाम नहीं लिखना चाहिए। अब हम लेते हैं अगला विषय। अगला विषय है, ये औपचारिक पत्र का विषय है। आपके क्षेत्र में सरकारी राशन की दुकान का संचालक गरीबों के लिए आए अनाज की कालाबाजारी करता है। कालाबाजारी का मतलब होर्डिंग करना या किसी सामान को छुपा कर रख लेना और बाद में जब उसकी कमी हो जाए तो महंगे दामों पर बेचना। ये एक अपराध माना जाता है और कुछ कहने पर उन्हें धमकाता है, गरीब लोगों को धमकाता है। उसकी शिकायत करने हेतु लगभग 120 शब्दों में जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। तो जिलाधिकारी जो है उनको पत्र लिखा जाएगा तो ये औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर हो जाएगा। देखते हैं पत्र को। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी। अब आपने जिलाधिकारी जी को यहाँ पर आप संबोधित कर रहे हैं तो उन्हीं का ही पता आना चाहिए। श्रीमान जिलाधिकारी, झुंझुनू, राजस्थान, दिनांक 28/2/2022। यहाँ पर ऐसी जगह पर आप काल्पनिक दिनांक लिख सकते हैं। अब आता है आपका विषय, क्योंकि ये औपचारिक पत्र है। विषय है सरकारी राशन दुकान संचालक द्वारा कालाबाजारी के संबंध में। आपने ये विषय लिख दिया। किस संबंध में हमारा ये पत्र? इस संबंध में। आपको ध्यान होगा आपको जो विषय लिखना होता है वो संक्षेप में लिखना होता है। इससे बड़ा कोई लंबा सेंटेंस यहाँ पर नहीं लिखा जाता। महोदय, मैं इस पत्र द्वारा आपका ध्यान पिलानी क्षेत्र में संचालित यानी चलने वाली सरकारी राशन व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आकर्षित करने का मतलब खींचना चाहता हूँ, ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ। महोदय, हमारे क्षेत्र की राशन दुकान का संचालक गरीबों के लिए सरकार द्वारा भेजे गए अनाज को उन्हें न देकर ऊंचे मूल्य पर बेचता है और कालाबाजारी करता है। कालाबाजारी शब्द का मैंने आपको अर्थ बताया था अभी। महोदय, इसके लिए उसने मोहल्ले के कुछ असामाजिक तत्वों यानी जो सोशल नहीं है, सोसाइटी के विरुद्ध जो हैं, जैसे गुंडे, बदमाश इत्यादि इस तरह के लोगों को अपने साथ रख रखा है। उनसे साठगांठ कर रखी है यानी उनसे दोस्ती कर रखी है। शिकायत करने पर वह लोगों को बार बार उनका डर दिखाता है और भयभीत और गरीब जनता व्यर्थ में भुखमरी का सामना कर रही है। खासकर स्त्रियां, बच्चे और वृद्ध लोग इस समस्या से अत्यंत पीड़ित हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप शीघ्र ही इस विषय में उपयुक्त कार्रवाई करके गरीबों के साथ न्याय करें। तो आपने अपने क्षेत्र के राशन के दुकान का जो संचालक है उसके विरुद्ध शिकायत की है।
इस शिकायत में आप अपने ढंग से कुछ और भी लिख सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ यानी, और क ख ग, यहाँ पर आपने अपना नाम नहीं लिखा है, इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। आपको मैंने दोनों उदाहरण दिए हैं। अगला विषय लेते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न 6 पर। 6 प्रश्न जो है, छठा प्रश्न आपका, ये जो प्रश्न पत्र का है वो है विज्ञापन पर आधारित, और इसके अंदर आपको 2 विज्ञापन करने पड़ेंगे। हर विज्ञापन 2.5 नंबर का होगा। इस प्रकार 5 मार्क्स का आपका विज्ञापन लेखन है, और हर प्रश्न के लिए आपको एक विकल्प मिलेगा। जैसे एक क प्रश्न है तो इसमें भी आपको एक विकल्प मिलेगा, ख में भी मिलेगा। तो देखते हैं क्या विषय है। आपको अपना फ्लैट किराए पर देना है। इसके लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो देखते हैं हम कैसा विज्ञापन बना सकते हैं। सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना है जो कि आपके इस विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर एक की ड्राइंग अच्छी ही हो, लेकिन आप फिर भी कोई ना कोई चित्र अवश्य बनाइए जिससे आपके मार्क्स पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चित्र है, एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बना रखी है। ऊपर एक बड़े अक्षरों में विषय लिखिए जिससे जुड़ा हुआ आपका विज्ञापन है। फ्लैट किराए पर देना है। यहाँ आप देख रहे हैं ये हमने एक कुछ सर्कल्स टाइप बनाए हैं ओवल शेप में, और आप कोई और भी आकार दे सकते हैं। आप यहाँ पर क्लाउड बना सकते हैं, आप स्टार्स बना सकते हैं, और एक छोटी सी कविता जैसे आपने अपने अनुच्छेद में भी देखी थी, हो जाओगे लेट अगर न लोगे ये फ्लैट। और फिर आपको कुछ अपने कस्टमर के हिसाब से आकर्षक चीज़ लिखनी चाहिए। सुनहरा अवसर, मात्र 10,000 किराए में। इतना कम किराया आजकल फ्लैट्स का नहीं मिलता। छोटे परिवार को प्राथमिकता, हम प्रायोरिटी देंगे छोटे परिवार को। ये तो हो गए बाहरी चित्र, और आप अब फ्लैट से जुड़ी हुई कुछ सुविधाएं लिखें। जैसे प्राइम लोकेशन है, हर एक आदमी प्राइम लोकेशन देखना चाहता है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के पास है। पार्किंग की सुविधा है, सामने खुला गार्डन है। सर्व सुविधा संपन्न, सारी सुविधाओं से संपन्न है। क्या है? नवनिर्मित फ्लैट है, नया फ्लैट है। 2 शयन कक्ष हैं, 2 बेडरूम्स हैं, 3 स्नान गृह हैं, बाथरूम्स हैं, लॉबी है, बालकनी है, हवादार कमरे हैं। अब संपर्क करने के लिए भी किसी ना किसी का नाम उल्लेख होना चाहिए। आप ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं। कुल मिलाकर आपको इस चित्र में एक बैलेंस बनाना है जो कि देखने में सुंदर लगे। तो संपर्क करें, पार्थिव श्रीवास्तव, सीकर, राजस्थान, मोबाइल नंबर, और ये काल्पनिक नंबर लिखा हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा नंबर लिखें, बीच में आप क्रॉस या स्टार कुछ भी बना सकते हैं। तो ये आपका इस प्रकार का एक विज्ञापन हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, पूरा विज्ञापन बनाने के बाद में बाहर से आपको एक आप बॉर्डर बनाना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमेशा याद रखिए। आपको विज्ञापन के बाहर एक बॉर्डर बनाना है, लेकिन जब आप अपना पूरा विज्ञापन बना लें उसके बाद बनाइए, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपको कितना बड़ा बॉर्डर बनाना है, जिससे आपका लिखा हुआ या कुछ चित्र वगैरह बनाया हुआ कहीं कटे नहीं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क प्रश्न में दूसरा विकल्प है, इसीलिए अथवा लिखा है। आप पहला प्रश्न कर सकते हैं या फिर ये दूसरा प्रश्न है। आपकी दीदी ने संगीत कला केंद्र खोला है, इसके प्रचार प्रसार के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। आपकी बड़ी बहन है, वो एक संगीत कला केंद्र खोल रही हैं, उसके लिए विज्ञापन करना है। ये देखिए, शारदा संगीत केंद्र। यहाँ पर हमने थोड़े से आकृति बदली है, इस तरह के 2 पेजेस जैसे से लगाए हैं। गले में बस जाएंगे सुर और ताल, शारदा संगीत केंद्र ऐसा करे कमाल, जो हमारे केंद्र आएगा संगीत में ऊंचा स्थान पाएगा। इस तरह की आपने एक राइमिंग करके कुछ 2 पंक्तियां लिख दी। यहाँ पर आपने संगीत का स्वर बनाया है। यहाँ पर आप चाहें तो दूसरी कोई आकृति बना सकते हैं, जैसे कोई वीणा बना दें, सितार बना दें, कैसियो बना दें, हारमोनियम बना दें, कोई भी जो भी आपको सुविधा हो। ये वैसे सबसे सरल पड़ता है, इसलिए मैंने ये लगाया है। और यहाँ पर इस संगीत कला केंद्र की विशेषता लिखी हैं। विशेषताएं क्या? सभी प्रकार का संगीत प्रशिक्षण देते हैं। यहाँ पर कथक तथा भरतनाट्यम का प्रशिक्षण, ये जो क्लासिकल डांसेस है वो सिखाते हैं। बांसुरी, गिटार, तबला की विशेष कक्षाएं हैं। डिप्लोमा कराया जाता है, डिग्री कोर्स की सुविधा है। तो इन्हीं सब चीज़ों से आकर्षित होकर लोग संगीत केंद्र में आते हैं। संपर्क किससे करना है? संपर्क सरिता डुलानिया, कोई भी काल्पनिक नाम लिख सकते हैं आप। चिड़ावा रोड, झुंझुनू, राजस्थान, मोबाइल नंबर वैसे ही काल्पनिक है। तो आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से चित्र को आकर्षक बनाना है। विज्ञापन में सभी रिक्वायर्ड चीज़ें देनी हैं।
जो कि किसी कस्टमर को आकर्षित करें और साथ में संपर्क का जिससे करना है उस व्यक्ति का नाम, उसका मोबाइल नंबर आदि, और फिर वही बाहर आपके एक बॉर्डर आपको बनाना है, ये याद से बनाना है। इसके बिना आपका विज्ञापन अधूरा रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं। ख भाग, यानी आपको पहले के जो 2 प्रश्न थे उनमें से कोई एक करना था, अब आपको ख में 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से भी कोई एक करना है। सामाजिक संस्था सवेरा के नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। क्या बनाना है आपको? नशा मुक्ति केंद्र है, नशा मुक्ति केंद्र का क्या नाम है? सवेरा है। तो ये जागरूक कर रहा है लोगों को नशा मुक्ति के लिए, उसके लिए विज्ञापन बनाना है। ये देखिए, सवेरा नशा मुक्ति केंद्र, फिर हमने आकृति बदली, नशे ने आ घेरा मुक्ति दिलाए सवेरा, क्योंकि सवेरा आपके नशा मुक्ति केंद्र का नाम है। यहाँ पर हमने एक चित्र बना दिया, इसमें कुछ मादक द्रव्यों का चित्र बनाया गया है जिनको काट कर दिखाया गया है, यानी कि नशा न करें इसका प्रयास है हमारे केंद्र का। नशे की रात होगी खत्म, होगा नया सवेरा। फिर हमने सवेरा शब्द का एक सुंदर प्रयोग किया। इसकी क्या विशेषताएं होंगी? मानसिक मनोबल बढ़ाना। जो लोग नशा करते हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो हमारा केंद्र क्या करता है? उनका मानसिक मनोबल बढ़ाता है। खुद पर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण देना। ज़्यादातर नशा करने वाले लोग अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रख पाते और वो मौका मिलते ही फिर से नशा करते हैं, तो ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा उन लोगों को कि वो खुद पर कंट्रोल रख पाएंगे। नशा मुक्ति केंद्र में रखकर इलाज करना, एक्सपर्ट डॉक्टरों की निगरानी में इलाज, ये सारी चीज़ें जो है इस नशा मुक्ति केंद्र की विशेषताएं हैं। ये लिखा गया है। संपर्क किससे करें? डॉक्टर दीपक बगड़िया, नशा मुक्ति केंद्र, बगड़, झुंझुनू, राजस्थान, मोबाइल नंबर ये। तो आप देख रहे हैं ये किस तरह से संपर्क जिस व्यक्ति से किया जाए उसका नाम लिखना है, स्थान लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, जिससे कि कोई भी कस्टमर उनसे जुड़ सके। अब विकल्प के लिए दूसरा प्रश्न है, अथवा बहुत कम कीमत में स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। स्मार्टफोन जो काफ़ी कम कीमत में मिलता है उस पर एक विज्ञापन बनाना है। देखिए, सैमसंग फ़ोन है, फ़ोन का एक चित्र बना दिया यहाँ पर। पास हो या दूर सैमसंग है सबसे मशहूर, मात्र 10,000 रुपये में स्पेशल ऑफर प्राइस। 10,000 में कोई मोबाइल मिलता नहीं है, तो एक स्पेशल ऑफर प्राइस लिखी गई है जो आकर्षक लगती है किसी भी कस्टमर को। फ़ोन लेने का देखा हो सपना, सैमसंग ही लेना, बस सैमसंग ही लेना। इसी तरह के आपने अक्सर कैप्शंस वगैरह, स्लोगन्स वगैरह देखे होंगे। विशेषता क्या है इस फ़ोन की, ये भी बताइए। विशेषता है 8 GB रैम है, 64 GB मेमोरी है, 6.5 इंच स्क्रीन है, 48 मेगापिक्सल कैमरा है, डबल सिम है। संपर्क करें किससे? अग्रवाल मोबाइल शॉप, शिव मंदिर चौक, नवलगढ़, झुंझुनू, राजस्थान, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर सामने आपने काल्पनिक मोबाइल नंबर लिखा है। इस तरह से कोई भी पता दीजिए जो विश्वसनीय सा लगे। अंदाजे से लिख सकते हैं, है सब कुछ काल्पनिक, लेकिन आपको इस तरह से लिखना है जिस तरह से आपके जो अलग अलग तरह के एडवर्टीजमेंट्स है उसमें दिखाई देता है। वापस वही याद दिलाऊंगी, बाहर बॉर्डर बनाना ज़रूरी है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं कि ये सभी विज्ञापन हमें कितने आकर्षक लग रहे हैं। अब आता है आपका 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? संदेश से, यानी मैसेज राइटिंग से जुड़ा हुआ है। इसमें भी विज्ञापन के ही समान 2 प्रश्न होंगे 2.5 नंबर के, और दोनों प्रश्नों में आपके लिए विकल्प होगा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में पहला स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को लगभग 40 शब्दों में शुभकामना संदेश दीजिए। तो आपको संदेश लेखन यानी मैसेज राइटिंग करनी है। किस तरह से कर सकते हैं देखते हैं। सबसे ऊपर आपको बड़े बड़े अक्षरों में संदेश लिखना है, फिर लिखना है दिनांक, कोई भी काल्पनिक दिनांक डाल सकते हैं यहाँ पर। समय प्रातः 10 बजे। प्रिय मित्र, अब यहाँ पर आपका संबोधन आएगा। मैं यह जानकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि तुम्हें राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी NTSC में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तुम तो शुरू से ही बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रहे हो और अब तुम्हारे कठोर परिश्रम ने इस बात को राष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध कर दिया, यानी नेशनल लेवल पर सिद्ध कर दिया, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। मेरी बस यही कामना है कि इस उपलब्धि के बाद तुम्हारे जीवन में सफलता के सारे मार्ग खुल जाएं। जैसे एक सच्चा मित्र दूसरे के लिए शुभकामना करता है, वैसे कर सकते हैं हम। तुम अपने माता पिता, समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ाओ। तुम्हारा मित्र क ख ग। यहाँ पे आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है। ऊपर संदेश लिखना है, दिनांक और समय के बाद में संबोधन है, फिर आपका मैसेज है, फिर जो प्रेषक होता है यानी
संदेश लिखने वाला जो होता है वो अपने विषय में लिखता है तुम्हारा मित्र, जो संबंध है हमारा इनसे वो लिखा जाएगा। मित्र का संबंध मित्र से होगा, तुम्हारा मित्र। और क ख ग यानी आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो ये फॉर्मेट होगा। और बाहर जैसे हमने विज्ञापन में एक बॉर्डर बनाया था, वैसे ही संदेश में भी बॉर्डर बनाना आवश्यक है। अब देखिए अगला विषय है आपका साहसिक कार्य के लिए बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अपने मित्र को लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश दीजिए। लगभग वैसा सा ही मैटर होगा जैसा आपका पिछले संदेश में था। यहाँ पर भी शुभकामनाएं या बधाई संदेश है। संदेश लिखा है आपने, फिर दिनांक आ गई 24/1/22, समय आ गया 11 बजे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, इस तरह के कोई वाक्य रख सकते हैं। प्रिय मित्र ऋषभ, तुम्हें आतंकवादियों से कुछ लोगों की जान बचाने के लिए बालवीर पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। यह जानकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम इसी प्रकार जीवन में आगे आने वाली बाधाओं का वीरता से सामना करते चलो, ईश्वर से यही कामना है। इस प्रकार का कुछ मैटर आप लिख सकते हैं। तुम्हारा मित्र क ख ग, सभी वैसा ही है फॉर्मेट के अनुसार। संदेश लिखा है, दिनांक है, समय है, आपने एक पंक्ति यहाँ पर लिख दी। प्रिय मित्र ऋषभ, ये संबोधन हो गया। यहाँ पर आपका इससे संबंध तुम्हारा मित्र और क ख ग, और बाहर एक वही आउटलाइन या बॉर्डर। ये आपका पहले छठे प्रश्न के क भाग का ये 2 विकल्प के आधार पर उत्तर दिया गया है। अब ख भाग देखते हैं। केरल के निवासी अपने मित्र को ओणम के अवसर पर लगभग 40 शब्दों में एक बधाई संदेश लिखिए। यहाँ पर भी संदेश देखिए, दिनांक 8/8/22। थोड़ा सा ऐसे संदेशों में ध्यान रखना चाहिए कि ओणम किस मौसम के आसपास आता है। तो ये अगस्त के आसपास आता है, इसलिए यहाँ पर अगस्त की डेट डाली है मैंने। समय 7 बजे। प्रिय मित्र रवि, तुमको और तुम्हारे पूरे परिवार को मेरी ओर से ओणम की कोटि कोटि बधाइयाँ। इस शुभ अवसर पर आप सबका जीवन उल्लास से भर जाए, ईश्वर से यही मेरी यही कामना है, प्रार्थना है। आपका मित्र क ख ग। मित्र को ही क्योंकि मैसेज किया इसलिए मित्र लिखेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। दिनांक और समय, संदेश ऊपर और बाहर एक बॉर्डर। ये संदेश के जितने भी प्रारूप के अनुसार आवश्यकताएं हैं वो आप पूरी करेंगे। और अब दूसरा इसका विकल्प लेते हैं। भैया भाभी की पहली वैवाहिक वर्षगांठ। पहली वैवाहिक वर्षगांठ का मतलब फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है। उस पर लगभग 40 शब्दों में एक शुभकामना संदेश लिखिए। तो आपने ऊपर संदेश लिखा, दिनांक डाला 21/11/22, समय सायं 7 बजे। आदरणीय भैया और भाभी जी, आप दोनों की शादी की पहली वैवाहिक वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप का वैवाहिक जीवन हमेशा स्वास्थ्य और सुख से भरा रहे। आपकी यह वर्षगांठ हम सालों साल यूं ही मनाते रहें और आपकी जोड़ी ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे। आपका छोटा भाई, क्योंकि भैया और भाभी दोनों के लिए छोटा भाई का रिश्ता है ये, क ख ग। तो आपने देखा सारे ही संदेश के लिए फॉर्मेट के अनुसार जो जो आवश्यकता है हमने पूरी की और बाहर एक बॉर्डर बनाया, और इस प्रकार आप संदेश दे सकते हैं। इस प्रकार आपका ये पूरा का पूरा जो प्रश्न पत्र है वो मैंने आपको समझाया है। इसके एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए, समझिए, और सभी प्रश्नों में शब्द सीमा का ध्यान दीजिए, अंकों का ध्यान दीजिए, और जहाँ जहाँ पे फॉर्मेट का ध्यान देना है वहाँ पर फॉर्मेट का भी ध्यान दीजिए। विस्तार से इस प्रश्न पत्र को समझिए, इसका अभ्यास कीजिए, और आप निश्चित रूप से अगर इस अनुसार तैयारी करेंगे तो आप बहुत अच्छे अंक लेकर आएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, और मेरी आशा रहेगी कि जितने भी पाठ राजहंस पाठशाला में आप लोग पढ़ते रहे हैं उसे आप दोहराएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। शेफाली शर्मा आपके लिए राजहंस पाठशाला में नए से नए पाठ फिर से लेके आती रहेगी। और साथ ही साथ एक बार फिर याद दिला दूं अपने साथियों, अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।